So dear students, today in this video I am going to discuss about the glycolysis and its regulations. ओके मैंने पहले की वीडियो में आपको कार्बोहाइड्रेट्स और सारे कुछ मतलब लगभग बायोमोलिक्यूल्स के बारे में मैं बता चुका हूँ। अब हम लोग आते हैं मेटाबॉलिक पार्ट में। सो इसमें फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलिसिस से। एक्चुअली ग्लाइकोलिसिस होता कहाँ पे है? ग्लाइकोलिसिस बेसिकली जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है और ग्लाइकोलिसिस इज लाइसिस ऑफ द ग्लाइको, मतलब स्प्लिटिंग ऑफ शुगर। एक्चुअली अगर हम बात करें तो ग्लाइकोलिसिस को, सो ग्लाइकोलिसिस क्या है? मीन्स इट कॉजेस कन्वर्जन ऑफ द ग्लूकोज टू द पायरुवेट। और हाउ दिस स्टेप्स, ग्लाइकोलिसिस स्टेप्स गेट रेगुलेटेड, ये भी हम आज के वीडियोस में देखेंगे। तो मुझे लगता है कि आप जो है अगर पूरे अब तक आप लास्ट तक देखते हो तो आप पूरी क्लियर कट समझ सकते हो कि ग्लाइकोलिसिस होता क्या है। सो व्हेन वी से ग्लाइकोलिसिस मीन्स इट इज ए स्प्लिटिंग ऑफ द ग्लूकोज, एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय Embden-Meyerhof. That's why this pathway is also called as Embden-Meyerhof pathway. So first when we start glycolysis, ठीक है, तो one thing comes in mind, that is the metabolism. As I told in beginning कि earlier I have to discuss about the biomolecules in earlier videos. Now I am going to discuss about the metabolism of those biomolecules. ठीक है, तो इसी में अगर हम लोग बात करें जब मेटाबॉलिज्म मतलब एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। जो ड्यूरिंग कैटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ एनर्जी कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स इनटू द सिंपलर मॉलिक्यूल्स। एंड जब ये ब्रेक डाउन होता है तो क्या होता है कि केमिकल एनर्जी रिलीज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, NADH, NADPH एंड FADH2। और जो ये केमिकल एनर्जी रिलीज हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस ATP, NADH, NAPDH एंड FADH2, ये क्या होते हैं? यूज हो जाते हैं ड्यूरिंग द अनाबोलिज्म रिएक्शंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर प्रीकर्सर्स। जैसे कि जो एमाइनो एसिड्स है वो क्या करेगा? वर्क एज ए प्रीकर्सर मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्म द प्रोटीन्स। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग शुगर देखें तो शुगर क्या बनाएगा? पॉलीसैकेराइड्स। फैटी एसिड्स का फॉर्म करेगा? लिपिड्स। एंड न्यूक्लिक एसिड्स फॉर्म फ्रॉम द नाइट्रोजनस बेस। तो ये चीज़ बोल रहे हैं कि जो कैटाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म जो है वो साइमल्टेनियसली होता रहता है और दिस प्रोसेस कॉल्ड एज द, जब हम कंबाइंड बात करते हैं तो दैट इज द मेटाबॉलिज्म। ठीक है, सो अगर हम लोग बात करें ग्लूकोज की, अब बात करते हैं क्योंकि हम जो इंटरेस्टेड हैं वो आज के वीडियो में बात करने जा रहा हूँ ग्लाइकोलिसिस के बारे में। तो ग्लूकोज का क्या है कि उसके मेजर पाथवेज हैं जो कि होंगे, उसके साथ किस्मत है कि क्या होना चाहिए ग्लूकोज का। इधर कैन बी वर्क एज ए स्टोरेज, चाहे तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में या सुक्रोज के फॉर्म में, या फिर क्या हो ऑक्सीडेशन वाया ग्लाइकोलिसिस टू फॉर्म द पायरुवेट, या फिर ग्लूकोज क्या कर सकता है? कैन फॉर्म द राइबोलोज 5-फॉस्फेट थ्रू दी ऑक्सीडेशन वाया पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, या फिर वो क्या करे कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड सेल वॉल पॉलीसेकेराइड सिंथेसिस करे स्ट्रक्चरल पॉलीमर्स। तो ये इसके फेट हैं कार्बो मीन्स ग्लूकोज के कि वो किस साइड में या कहाँ पे मूव करेगा या क्या बनाएगा, ये डिपेंड करेगा अपॉन दी सिचुएशंस। सो टुडे जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो क्या है? ग्लाइकोलिसिस मीन्स वो ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज वाया ग्लाइकोलिसिस पाथ है टू फॉर्म द पायरुवेट। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको वो पायरुवेट के बारे में बताऊँ, किस तरीके से ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट फॉर्म करता है। तो जैसे ही हम लोग ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं तो ग्लाइकोलिसिस क्या है कि 10 स्टेप पाथवे है। आपको पता है इसमें क्या होता है कि दो में डिवाइड करते हैं हम, प्रिपरेटरी फेज एंड पे ऑफ फेज। तो जब ग्लूकोज से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट प्लस डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनते हैं, उस फेज को हम लोग प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। और जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से लेकर के जो पायरुवेट तक बनने का स्टेप्स है उनको पे ऑफ फेज कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि प्रिपरेटरी फेज में क्या होता है एंड पे ऑफ फेज में क्या होता है। प्रिपरेटरी फेज में एक्चुअली क्या है कि ये जो है फॉस्फोरिलेशन ऑफ द ग्लूकोज एंड कन्वर्जन टू द ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एक्चुअली
यहाँ पे क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो फॉर्म मीन्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरॉल्डिहाइड्स 3-फॉस्फेट मीन्स फॉस्फोरिलेशन ऑफ दी ग्लूकोज। जैसे कि आप देखोगे कि जो फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप है, ठीक है, उसमें दिखा है कि फर्स्ट प्राइमिंग रिएक्शंस एटीपी यूज हो रहा है एंड सेकंड प्राइमिंग रिएक्शंस। एंड जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में प्लस डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट्स। सो यहाँ पे क्या है कि क्लीवेज होता है of the 6 carbon sugar phosphate to the 2,3 carbon sugar phosphate। जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है ये 6 कार्बन का शुगर है, वो क्या करेगा, ये स्प्लिट करके 2 मॉलिक्यूल्स बनाएगा जो कि 3-3 कार्बन का होगा। वो कौन से हैं, मीन्स ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट 3 कार्बन का, प्लस क्या बना रहा है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल्स है। अब जब हम लोग आगे बात करते हैं पे ऑफ फेज में, पे ऑफ फेज क्या है एक्चुअली, इट इज ऑक्सीडेशन कन्वर्शन ऑफ द ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट टू पाइरुवेट एंड दैट कपल्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड एनएडीएच। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे जो ड्यूरिंग पे ऑफ फेज की जब हम बात करते हैं तो ये क्या होगा कि जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है उसका जो कन्वर्सन का प्रोसेस है टू फॉर्म द पाइरुवेट, ठीक है, वो यहाँ पे होता है, ऑक्सीडेटिव कन्वर्जन होगा। और साथ ही साथ क्या है कि इसके साथ NADH एंड ATP का फॉर्मेशन भी होता है। जैसे कि अगर आप देखोगे स्टेप नंबर 6 में, जैसा कि मैं दिखा रखा हूँ कि वहाँ पे ऑक्सीडेशंस एंड फॉस्फोराइलेशंस, ठीक है, तो अगर आप देख पा रहे होगे, ठीक है, कि ये किस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोरेशन देख पा रहे हैं, ठीक है। सो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट्स, फिर 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट्स क्या हो रहा है कि वो 3-फॉस्फोग्लिसरेट फर्स्ट एटीपी फॉर्मिंग रिएक्शन से ये, ठीक है। सेकंड एटीपी फॉर्मिंग रिएक्शंस कहाँ पे हो रहा है, जब फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू द पाइरुवेट, दैट इज द सेकंड एटीपी फॉर्मिंग रिएक्शंस, दैट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशंस। तो इस तरीके से ये दो मीन्स फेजेस में हम लोग बांटते हैं, प्रिपरेटरी फेज एंड पे ऑफ फेज। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद क्या होगा, पाइरुवेट तो बन गया, ठीक है, इसमें क्या हमने देखा कि एटीपी बने, NADH बने। अब इसके आगे की स्टोरी क्या है, इसके बाद क्या होना है इसको, पाइरुवेट को। सो दीज 3 पॉसिबल कैटाबोलिक फेट्स ऑफ द पाइरुवेट फॉर्म इन द ग्लाइकोलाइसिस। अब इसके साथ 3 किस्मत है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द पाइरुवेट इन द ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। ग्लूकोज से जैसे कि मैंने बताया कि ग्लूकोज जो है वो क्या हो रहा है कि 10 स्टेप मीन्स फॉलो किया पाथवे और उसने पाइरुवेट बनाया। अब यहाँ से क्या है कि इसके पास 3 ऑप्शंस है, ठीक है, इधर क्या हो कि थ्रू पाइरुवेट्स एरोबिक कंडीशंस में फॉर्म द 2 एसिटाइल कोएंजाइम और सिट्रिक एसिड साइकिल पे जाए और वहाँ पे 4 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O बनाए, ठीक है, जो कि एनिमल्स, प्लांट्स एंड मेनी माइक्रोबियल सेल्स अंडर एरोबिक कंडीशंस होते हैं, ठीक है। या फिर पाइरुवेट क्या होगा, ड्यूरिंग द एनारोबिक कंडीशंस इट फॉर्म्स द 2 लैक्टेट, okay, so fermentations to the lactate in vigorously contracting muscles, in erythrocytes, in some other cells and in some microorganisms। या फिर बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप देखते हो जो कि लैक्टेट फॉर्मेशन करते हैं, वो भी यहाँ से ही है। उसके लिए क्या है कि एनारोबिक कंडीशंस अगर होगा तो पाइरुवेट क्या करेगा कि वो लैक्टेट फॉर्मेशन करेगा, जैसे कि विगरसली एक्सरसाइज के वक्त, या फिर इन एरिथ्रोसाइट्स, या फिर बहुत सारे अदर सेल्स हैं या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि लैक्टेट प्रोड्यूस करते हैं। या फिर अगर हाइपोक्सिक या एनारोबिक कंडीशंस है तो वो क्या करेगी, फर्मेंटेशन होगा और टू द इथेनॉल इन द ईस्ट, ठीक है। तो ये 3 पॉसिबल फेट्स है पाइरुवेट को कि वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि इधर वो जो है वो पाइरुवेट जो स्टाइल को एंजाइम बनाए या फिर वो TCA साइकिल को पाथवे को फॉलो करे, या फिर एनारोबिक कंडीशंस है तो वो क्या करेगा कि लैक्टेट का फॉर्मेशन करे, या फिर हाइपोक्सिक या एनारोबिक कंडीशंस है तो वहाँ पे क्या करेगा वो फर्मेंटेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाए और वो फॉर्म करे इथेनॉल। सो अगर हम लोग देखें कि जो NADPH एंड ATP का जो फॉर्मेशन है अगर हम उसकी बात करें, ठीक है, ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस, so some of the energy of the glucose molecule is conserved in ATP while much remain in the products pyruvate, ठीक है। सो ओवरऑल इक्वेशन अगर हम लोग बात करें तो क्या आता है, ग्लूकोज प्लस 2 NAD प्लस 2 ADP प्लस 2 PI गिव राइज टू 2 पाइरुवेट, 2 मोलिकुल्स ऑफ पाइरुवेट प्लस 2 NADH प्लस 2H प्लस 2 ATP प्लस H2O। अगर हम लोग इसको बैलेंस शीट बनाए, ठीक है, कितना मीन्स ATP प्रोड्यूस हुआ और कितना कंज्यूम हुआ बेसिकली, या नेट यील्ड ऑफ एनर्जी क्या है,
ठीक है, गेन ऑफ एटीपी. सो वी कैन नाउ कंस्ट्रक्ट अ बैलेंस शीट फॉर द ग्लाइकोलिसिस. ओके, वो बनाने का क्या है, 3 मोटो है. वो फर्स्ट वन, टू सी द फेट ऑफ द कार्बन स्केलेटन्स ऑफ द ग्लूकोज. जो कार्बन स्केलेटन्स था उसका क्या हुआ किस्मत, मीन्स चूंकि 6 कार्बन से हमने शुरू किया था ग्लूकोज को, उसका क्या होगा, पहला चीज. सेकंड चीज क्या होता है कि जो इनपुट ऑफ पीआई एंड एडीपी एंड आउटपुट ऑफ द एटीपी. ठीक है, जो इसमें एडीपी एंड पीआई का इनपुट है या एटीपी का आउटपुट है, उनका क्या है. थर्ड वन क्या है कि द पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के जो हो रहे हैं उनका क्या पाथवे होगा. तो इन तीनों चीज़ों को जानने के लिए हम लोग ग्लाइकोलिसिस का ओवरऑल बैलेंस शीट अगर हम लोग देखेंगे. सो अगर हम बात करें कि जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ग्लूकोज है +2 एटीपी +2 एनएडी +4 एडीपी +2 पीआई. वो क्या बना रहा है, 2 पाइरुवेट +2 एडीपी +2 एनएडीएच +2H +4 एटीपी +H2O. ठीक है, आपने देखा होगा कि 2 एटीपी यूज होते हैं और 4 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं +2 एनएडीएच. तो अगर जो कॉमन चीज़ है उसको आप कैंसिल कर दो एंड देन यू विल फाइंड कि 2 पाइरुवेट +2 NADH +2H +2 ATP +2H2. मीन्स ये कहने का मतलब कि 2 नेट यील्ड ऑफ द 2 ATP एंड 2 NADH होता है ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस एंड 1 molecule of glucose from the 2 molecules of the pyruvate. So 2 molecules of NADH formed by the glycolysis in the cytosol are under aerobic conditions reoxidized to NAD by transfers of their electrons to the electron transfer chain which in nuclear cell is located in the mitochondria. और क्या बताता है कि जो 2 molecules of NADH फॉर्म हुआ ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस साइटोसोल के अंदर. ठीक है, क्योंकि हम क्या बताते हैं कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो साइटोसोल में होता है. ठीक है, सो अंडर एरोबिक कंडीशंस ये क्या होगा कि जो NADH है वो रीऑक्सीडाइज हो जाएगा टू NAD. और जो रीऑक्सीडाइज होने के बाद क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में. और वो क्या करेगा, जो कि यूकैरियोटिक सेल में लोकेटेड इन दी माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो जो ETC जो हम लोग बात करते हैं वहाँ पे ये अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा ETC में. ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन पासेस दीज इलेक्ट्रॉन्स टू देयर अल्टीमेट डेस्टिनेशन O2. और फिर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को पास कर देगा टू देयर फाइनल डेस्टिनेशन दैट इज O2. सो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ फ्रॉम NADH टू O2 इन द माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड द एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ ATP बाय रेस्पिरेशन लिंक्ड फॉस्फोरिलेशंस. अब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ फ्रॉम द NADH अपॉन रीऑक्सीडाइज टू दी जो NAD जो वो रिऑक्सीडाइज होकर के NAD जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट गया ऑक्सीजन के पास इन माइटोकॉन्ड्रिया, वो क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड कराएगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP बाय द रेस्पिरेशन लिंक्ड फॉस्फोरिलेशंस. सो अगर हम लोग ओवरऑल ग्लाइकोलिटिक प्रोसेस की बात करें, सो 1 molecule ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू 2 molecules ऑफ द पाइरुवेट दैट इज द पाथवे ऑफ कार्बन. जो मैंने 3 पाथवे बताया कि कार्बन स्केलेटन्स का क्या होगा, जो ADP एंड PI जो इनपुट थे या जो आउटपुट आया ATP उनका क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो हुआ उनका क्या होगा. तो अगर हम फर्स्ट की बात करें कि जो ओवरऑल ग्लाइकोलिटिक प्रोसेस में जो 1 molecule ऑफ ग्लूकोज था वो क्या बन रहा है, 2 molecules ऑफ द पाइरुवेट, ये पाथवे ऑफ द कार्बन हो गया. और जो 2 molecules ऑफ ADP एंड 2 of the PI आर कन्वर्टेड टू 2 molecules ऑफ द ATP. दिस इज द पाथवे ऑफ द फॉस्फोरिल ग्रुप. ATP एंड ATPI का 2 molecules ऑफ ATP बनाया. और जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है 2 हाइड्रोजन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द 2 molecules ऑफ ग्लिसरॉल डिहाइड्रोजन फॉस्फेट टू 2 ऑफ द NAD दैट इज द पाथवे ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो कि मैंने आपको बताया. तो इस तरीके से ये ग्लाइकोलिसिस में ATP का रोल है और जो कार्बन स्केलेटन्स था और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए NADH से. तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है वो क्या हो रहा है कि टू फॉर्म फॉर द सिंथेसिस ऑफ द ATP इन द माइटोकॉन्ड्रिया. अब ये बात तो मैंने कर दिया आपको कि ग्लाइकोलिसिस होता क्या है, ग्लाइकोलिसिस में कौन कौन से स्टेप हैं. ठीक है, और सारे स्टेप के लिए बहुत सारे एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल हैं. अब हम बात करते हैं रेगुलेशंस का. एक्चुअली कि ग्लाइकोलिसिस है जैसा कि स्टेप वाइज प्रोसेस है, मीन्स रेगुलेशंस भी होंगे, इनके कुछ चेक पॉइंट्स होंगे, क्योंकि अगर एक काम नहीं करेगा तो दूसरा प्रोसेस मीन्स दूसरा स्टेप नहीं हो सकता. दैट्स व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द एंजाइमेटिक रेगुलेशंस ऑफ द ग्लाइकोलिसिस 2. फर्स्ट हम बात करते हैं इसमें फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम.
ठीक है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोल पॉइंट इन मैमेलियन ग्लाइकोलिटिक पाथवे, दिस वन इज द सबसे इंपॉर्टेंट पाथवे, मीन्स ग्लाइकोलिटिक पाथवे में इंपॉर्टेंट कंट्रोल पॉइंट है, दैट इज द फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। ये क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम। ये एक्टिवेट होता है बाय एएमपी एंड फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट के इनहिबिट्स बाय द हाई लेवल ऑफ एटीपी, सिट्रेट एंड फैटी एसिड्स। जो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम है वो क्या होगा? एक्टिवेट होता है बाय द एएमपी से और फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट से, वेयर एज इट इज इनहिबिटेड बाय हाई लेवल ऑफ एटीपी, सिट्रेट एंड फैटी एसिड्स। ठीक है, मीन्स अगर किसी का भी एटीपी का हाई अमाउंट प्रेजेंट हो या सिट्रेट्स प्रेजेंट हो या फिर फैटी एसिड्स, देन दिस एंजाइम गेट इनहिबिटेड, मीन्स ग्लाइकोलिसिस नहीं होने देगा ये। सो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज इज द एंजाइम दैट कंट्रोल द थर्ड स्टेप ऑफ द ग्लाइकोलिसिस, द कन्वर्जन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इनटू द फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। एक्चुअली जो पायरुवेट काइनेज एंजाइम है वो कहाँ पे आप क्वेश्चन होगा, तो ये जो एंजाइम है जो थर्ड स्टेप है ना, जो ग्लाइकोलिसिस का, जिसमें कि कन्वर्जन होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इनटू द फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट, वहाँ पे भी इस एंजाइम का एक्चुअली रोल है। तो ये एंजाइम जो है इनहिबिटेड बाय द हाई लेवल ऑफ एटीपी, लो पीएच लेवल एंड हाई लेवल ऑफ द सिट्रेट, बाय प्रोडक्ट ऑफ द सेल मेटाबॉलिज्म। तो ये जो पायरुवेट काइनेज एंजाइम है वो इनहिबिट हो जाएगा अगर एटीपी का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो या सिट्रेट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो या पीएच लेवल लो हो। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोल पॉइंट्स इन द मैमेलियन ग्लाइकोलिटिक। नेक्स्ट आता है हेक्सोकाइनेज एंजाइम। इन द फर्स्ट स्टेप जो आप देखोगे, सो हेक्सोकाइनेज इज इनहिबिटेड बाय इट्स प्रोडक्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। जो ग्लूकोज कन्वर्ट करता है ये हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो इसका सबसे बड़ा इनहिबिटर वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ही है। ठीक है, वो क्या करता है कि ग्लूकोज जो है रिमेन्स इन दी ब्लड्स एज यू नो। सो ग्लूकोकाइनेज एंड आइसोजाइम ऑफ द हेक्सोकाइनेज इज नॉट इनहिबिटेड बाय द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और अदर चीज इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली क्या है कि ग्लूकोकाइनेज जो कि इसका आइसोजाइम है हेक्सोकाइनेज का, लेकिन वो नहीं होता इनहिबिट्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से। ठीक है, विच इज फाउंड इन दी लीवर, हैज लो एफिनिटी फॉर दी ग्लूकोज। सो ये रेगुलेट होता है ओनली बाई एक्सेस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। जो हेक्सोकाइनेज है ये ओनली रेगुलेट होगा कि जब जो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का लेवल ज़्यादा हो जाए, देन इट विल गेट इनहिबिटेड एंड फर्स्ट the conversion of the glucose to glucose 6 phosphate will not occur. So if glucose 6 phosphate accumulates in the cell, there is a feedback inhibition of the hexokinase till glucose 6 phosphate is consumed. कहने का मतलब ये है कि जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है वो अगर वहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो ये वर्क नहीं करने देगा और ग्लाइकोलिटिक पाथवे रुका रहेगा, मीन्स ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नहीं बनेगा जब तक कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो बना हुआ है वो कंज्यूम ना हो जाए। So the phosphofructokinase step is rate limiting steps of the glucose. High AMP or ADP levels are activators of this enzyme, while high ATP levels are inhibitory. ठीक है, यहाँ पे जो है जो हाई लेवल ऑफ द AMP और ADP लेवल जो है वो एक्टिवेट करता है इस एंजाइम को, और हाई ATP लेवल जो है वो इनहिबिटरी काम करता है हेक्सोकाइनेज। थर्ड आता है पायरुवेट काइनेज। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एंजाइम है, एग्जिस्ट एज ए आइसोजाइम एल फॉर्म एंड एम फॉर्म। जो पायरुवेट काइनेज है वो क्या दो फॉर्म में आइसोजाइम, इसके मीन्स आइसोजाइम फॉर्म ऑफ एल फॉर्म और एम फॉर्म। एल फॉर्म जो है वो मोस्टली फाउंड इन दी लीवर एंड एम फॉर्म जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है मसल्स एंड ब्रेन में। सो पायरुवेट काइनेज क्या है? इट इज ऑल्सो एलोस्टेरिक एंजाइम्स। इट गेट्स एक्टिवेटेड बाय फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट and inhibited by the ATP alanine। ठीक है, तो ये एक्टिवेट किससे होता है? फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से, और इनहिबिट किससे होता है? बाय द ATP alanine। सो एल फॉर्म ऑफ पायरुवेट काइनेज जो है वो क्या होता है? इन्फ्लुएंस्ड बाय द कोवलेंट मॉडिफिकेशंस एंड इनहिबिटेड बाय द फॉस्फोरिलेशंस। सो जो पायरुवेट काइनेज है वो एक्टिविटी इज मोस्टली ब्रॉडली रेगुलेटेड बाय एलोस्टेरिक इफेक्टर्स, कोवलेंट मॉडिफायर एंड हार्मोनल कंट्रोल। और ये जो पायरुवेट काइनेज है ये जो है रेगुलेट होता है बाय द एलोस्टेरिक इफेक्टर से, कोवलेंट मॉडिफायर से और हार्मोनल कंट्रोल से। जैसे मोस्ट सिग्निफिकेंट पायरुवेट काइनेज रेगुलेटर इज फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट विच सर्व्स एज एन एलोस्टेरिक इफेक्टर फॉर द एंजाइम। और ये सबसे ज़्यादा जो अगर कंट्रोल होता है तो वो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से पायरुवेट काइनेज। तो ये तीन ऐसे एंजाइम हैं जो कि एज हेल्प मीन्स रेगुलेट करते ग्लाइकोलिटिक पाथवे को। तो यहाँ पे अगर आप समरी देखोगे तो सेम चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरीके से जो है वो मीन्स
सिट्रेट या एटीपी जो है वो पाथवे को इनहिबिट करते हैं और किस तरीके से रेगुलेट करते हैं। तो जो मैंने आज आपको बताया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये हर तरीके के क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं हर एक लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, जो अभी तक आप पढ़ते रहे वो जस्ट स्टेप पढ़ते होगे, ठीक है। लेकिन इस पे जो एंजाइम है उनका क्या रोल है, इनहिबिशंस क्या है, कैसे रेगुलेट करते हैं और कौन से इसमें जो है वो इनहिबिटर हैं और कौन से एक्टिवेटर हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग काफ़ी कुछ हमारे वीडियो से समझ रहे होंगे और मैं ऑल द टाइम अपने यूट्यूब चैनल पे हर एक टॉपिक पे डालता रहता हूँ, ठीक है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग देखें और जो भी प्रीवियस वीडियोस जैसे कि सभी चीज़ पे डाला जा चुका है, कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीसेकेराइड्स, मीन्स इसके सारे टेस्ट्स वगैरह, ठीक है। अब हम मेटाबॉलिज्म में एंट्री कर चुके हैं, इसके बाद भी आने वाले हैं जैसे कि ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड इट्स रेगुलेशंस, पेंटोज फास्फेट पाथवे, सिट्रिक एसिड साइकिल। सो मैं सारी चीज़ का वीडियो बनाता रहूँगा, लेकिन आप लोग का देखना और कमेंट्स, लाइक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। अगर उससे नहीं करते हैं तो फिर कोई मतलब जैसे लगता है कि यूजलेस है ये चीज़ें, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जा रहा है, कोई इसके लिए पे नहीं कर रहे हो। तो आप लोग इतना तो ज़रूर करें, कम से कम लाइक कमेंट्स करें और अपने फीडबैक भी दें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।